वर्क का जो सेक्शन था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक हमने पढ़ा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और दूसरा हमने पढ़ा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो ये आप समझे वर्क का जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है हमारा वो होता है एनर्जी और पावर का। ठीक है, कि एनर्जी और पावर जो होता है वो किसको कहा जाता है, या एनर्जी या पावर का मतलब या मकसद क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम पावर पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, पावर क्या होता है बेटा। अब पावर को पढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि वर्क किस पे डिपेंड करता है, वो आपको पता है। वर्क फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। या वर्क डिपेंड करता है चेंज ऑफ काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी पे, कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क करते हो तो उसके अंदर काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होती है। ज्यादा चेंज होती है, ज्यादा वर्क होगा, कम चेंज होती है, कम वर्क होगा। ठीक है, वर्क पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखनी है, कि वर्क डिपेंड दो चीजों पे नहीं करता। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि वर्क इन चीजों पे डिपेंड करता है। दो चीजें ऐसी है जिनके ऊपर वर्क डिपेंड नहीं करता। कौन सी चीजें? एक है वेलोसिटी और दूसरा है टाइम। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम दोनों पे वर्क डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसने एक बॉडी को 10 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करवाया है 1 घंटे के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा खींचता गया, फिर थोड़ी देर तक सांस लेता गया, आहिस्ता आहिस्ता उसने वक्फे वक्फे से किसी चीज के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा के 10 मीटर डिस्टेंस तय करवाया। तो आप क्या कहोगे, उस बच्चे का वर्क कितना है? 10 न्यूटन उसने फोर्स लगाई, 1 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया, और 1 घंटे के अंदर किया। आप कहोगे कि उस बच्चे ने 1 घंटे के अंदर कितना वर्क किया? 10 जूल वर्क किया। और दूसरा बड़ा बंदा है, वो क्या करता है, उसी बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मिनट के अंदर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय कर लेता है। तो उस बड़े बंदे ने भी 10 न्यूटन फोर्स लगाई और उसने भी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय किया, लेकिन उसने ये काम किया 1 मिनट के अंदर। तो आप कहोगे बच्चे ने भी 10 जूल वर्क किया, बड़े ने भी 10 जूल वर्क किया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस टाइम में किया। भले बच्चे ने वो 1 घंटे के अंदर किया, बड़े ने वो 1 मिनट के अंदर किया, लेकिन दोनों की जब कंपैरिजन की जाएगी तो आप कहोगे कि बच्चे और बड़े दोनों का वर्क जो होता है वो इक्वल होता है। तो आप इस सेंस में कहोगे कि वर्क जो होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई भी बात बंदा है, अगर वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि टाइम क्या है, किस वेलोसिटी से किया गया है, कोई मसला नहीं है। किस टाइम से किया जाता है, किस वेलोसिटी से किया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल है, फिर वो चाहे 1 घंटे के अंदर हो, चाहे 1 दिन के अंदर हो, चाहे 1 मंथ के अंदर हो, चाहे 1 ईयर के अंदर हो, वो वर्क इक्वल कहलाएगा। तो वर्क डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे कि किस वेलोसिटी से आपने बॉडी को मूव करवाया है, और वर्क इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि कितना टाइम आपने वो लिया है। ठीक है, तो वर्क दो चीजों पे डिपेंड नहीं करता। उसको कहा जाता है, हम इसको कहते हैं कि वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन
वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम दोनों पे वर्क जो होता है वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये पहली इसके अंदर आपको बात माइंड में रखनी है। अब पावर का मकसद क्या होता है बेटा? पावर का मकसद ये होता है कि जब आप वर्क को रिलेट करते हैं, किसके साथ आप रिलेट करते हैं? टाइम के साथ। देखिए, जो हमारी आम जिंदगी होती है उसके अंदर सिर्फ वर्क की इम्पोर्टेंस नहीं होती, इस बात की भी इम्पोर्टेंस होती है कि वो वर्क कितने टाइम में किया जाता है। जैसे हम मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर टाइम को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आपको कोई भी एक बॉडी है या आपको कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक ले जानी है। अगर आप किसी मजदूर से बात करोगे तो मजदूर अगर कहेगा कि मैं आपको एक दिन के अंदर ये चीज़ यहाँ से लेकर वहां तक शिफ्ट करके दे दूंगा, लेकिन अगर आप किसी मशीन का सहारा लेते हो तो मशीन वही काम थोड़े टाइम के अंदर आपको करके दे देगी। तो देखिए, आम लाइफ के अंदर हम उस चीज को प्रेफर करते हैं कि जो वर्क होता है वो कितने टाइम के अंदर होता है। तो आम लाइफ के अंदर टाइम की भी इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए हम वर्क को हमेशा रिलेट करते हैं टाइम के साथ। तो जब हम वर्क को रिलेट करते हैं टाइम के साथ तो वो पावर बन जाता है। फिर वो वर्क नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? पावर बन जाता है। पावर का मकसद होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब ये होता है कि इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी बॉडी जो काम करेगी वो स्लोली करेगी या क्विकली करेगी। जब हम इस बात को देखें किसी भी बॉडी के अंदर, हम ये बात चेक करें कि भाई इस बॉडी ने ये जो वर्क किया है ये किस रेट से किया है, स्लोली किया है या क्विकली किया है, वो पावर बन जाता है। तो पावर का मकसद होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। इससे हमें ये पता लगता है कि जो वर्क हुआ है वो किस रेट से हुआ है। ठीक है, क्योंकि आम लाइफ के अंदर टाइम की इम्पोर्टेंस होती है। तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप ये कह सकते हैं कि पावर से हमें पता लगता है कि कोई भी बॉडी जो वर्क करने की सलाहियत रखती है वो किस तेजी के साथ वर्क कर सकती है। वो स्लोली वर्क करेगी या क्विकली वर्क करेगी, वो पावर बन जाएगा। ठीक है, तो आप पावर को इस तरह से डिफाइन करोगे। ठीक है, पावर को आप इस तरह से डिफाइन करोगे कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, उसको कहा जाता है पावर। ठीक है बेटा, पावर का अगर आप फार्मूला लिखोगे तो पावर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, कि हमने वर्क को किसके साथ रिलेट कर दिया? टाइम के साथ। तो ये पावर बन जाता है। वर्क खुद टाइम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन पावर जो होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि पावर चीज ही वो है जिससे हमें पता लगता है कि कोई भी चीज जो वर्क डिलीवर करेगी वो क्विकली करेगी या स्लोली करेगी, जिससे हम उसको प्रेफरेंस देंगे। मुख्तलिफ मशीनरी है, मुख्तलिफ चीजें होती है, उनको लेते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये चीज़ जो होती है वो किस पावर से हमें चीज़ें प्रोवाइड करेगी। तो पावर का मकसद ही यही होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है वो पावर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पावर की डेफिनेशन या पावर की फिजिकल सेंस। ठीक है, वर्क एक अलग चीज होती है, रेट ऑफ वर्क एक अलग चीज है जो पावर कहलाता है, क्योंकि आम लाइफ के अंदर टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब अगर इस सेंस के अंदर देखें तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड, और ये आपको पता है किसके बराबर होता है? ये होता है वाट के बराबर। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस पावर भी आप कर सकते हैं। पावर इंस्टेंटेनियस को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू बी जीरो। ठीक है, W अपॉन T, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो हम पावर देखें
उसको इंस्टेंटेनियस पावर भी कहा जाता है। सिंपल सी एक चीज है। अब पावर को आप डॉट प्रोडक्ट के सेंस में भी देख सकते हैं, क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम स्केलर क्वांटिटी है, और ये वर्क जो होता है, ठीक है, ये वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। इसका मकसद ये हुआ कि पावर को भी डॉट प्रोडक्ट सेंस में ले आना चाहिए। तो ये हो जाता है, देखिए पावर, ये इक्वेशन कहती है टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन ये इक्वेशन देखिएगा, वर्क होता है आपको पता है एफ डॉट वी अपॉन टी, सॉरी एफ डॉट एस अपॉन टी। ठीक है बेटा, तो ये आप करोगे एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो पावर के बारे में आप कह सकते हैं कि पावर जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो पावर एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पावर जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट है, और किसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स के दरमियान और वेलोसिटी के दरमियान। तो देखिए पावर आल्सो डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, के कितनी वेलोसिटी के साथ ये बॉडी मूव कर रही है। तो आपको पता है जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा। तो पावर जो होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सॉरी तीन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वर्क पे करता है, जिन चीजों पे वर्क करेगा उन चीजों पे पावर भी करेगा, और एडिशनली दो ऐसी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है जिनके ऊपर वर्क नहीं करता, वेलोसिटी के ऊपर और टाइम के ऊपर। बहुत सारी इक्वेशन के आगे फार्मूले में भी लिखता हूँ, उसके अंदर वर्क के फार्मूले में टाइम भी आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो हर चीज से डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नहीं निकलती। डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस किसी चीज की एक अलग चीज होती है। आप किसी फार्मूले को लेके उससे ये नहीं कह सकते कि इसके फार्मूले में ये फैक्टर मौजूद है तो ये चीज इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीज की डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को निकालने का एक अलग तरीका होता है, उसके अंदर एक और लॉजिक लगता है। ऐसा नहीं कि आप मैथमेटिकल फार्मूले से ये बोलना शुरू कर दो कि इसके फार्मूले के अंदर सर ये पढ़ा है लेकिन आपने तो ये कहा है। ऐसे तो मास के बारे में भी आप कह लें एफ इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो आप कह लें कि मास डिपेंड करता है फोर्स पे और एक्सीलरेशन। फोर्स और एक्सीलरेशन पे मास डिपेंड करता है। इस बॉडी का क्या फोर्स लगाते हो, क्या एक्सीलरेशन आती है, क्या मास उससे कम ज्यादा हो जाएगा? तो ऐसे नहीं होता, हर फार्मूले से डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नहीं निकलती है। ठीक है, तो मास से जिस तरह से फोर्स और एक्सीलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसी तरह से वर्क भी मुख्तलिफ फार्मूलाज के अंदर, वर्क के फार्मूलाज के अंदर कहीं पे टाइम भी आ सकता है, कहीं पे वेलोसिटी भी आ सकती है, लेकिन उस फार्मूले के अंदर एक ऐसा फैक्टर भी होगा जो उस टाइम और वेलोसिटी के फैक्टर को कैंसिल करेगा। इसलिए टाइम और वेलोसिटी भले वर्क के फार्मूले में आ जाए, लेकिन वर्क उन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसको माइंड में रखिएगा बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पावर का फार्मूला। अब बेटा यहां से एक वर्क की डेफिनेशन आती है, अल्टरनेट फार्मूला ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क का फार्मूला यहां से आता है। ठीक है, अब वर्क का फार्मूला कैसे आएगा? देखिए बेटा, वर्क होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगर हम करते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसका मकसद ये नहीं है कि जो वर्क है वो टाइम डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्यों नहीं डिपेंड करता, क्या मैथमेटिकल रीजन है? आप ये कहोगे कि अगर वर्क पावर पे तब डिपेंड करेगा जब, सॉरी वर्क टाइम पे तब डिपेंड करेगा जब पावर कांस्टेंट रहेगा, तो वर्क टाइम पे डिपेंड करेगा। ये इक्वेशन कहती है कि अगर पावर कांस्टेंट रहेगा तो वर्क टाइम पे डिपेंड करेगा, तो अगर टाइम बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा, तो अगर टाइम कम होगा तो वर्क भी
कम होगा। तो बेटा ये चीज इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? कि पावर का फार्मूला कहता है कि अगर टाइम, ठीक है, अगर टाइम इधर उधर हुआ तो पावर क्या हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो पावर को कांस्टेंट रख के आप टाइम के साथ इसको जोड़ें तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है सिचुएशन। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो इसका फार्मूले का ये मकसद नहीं होता कि यहाँ पे पावर जो वर्क जो होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये अल्टरनेट डेफिनेशन है किसकी, वर्क की। अब यहाँ से एक यूनिट भी आता है, यहाँ से एक यूनिट आता है जो आप कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, और वो यूनिट कौन सा होता है, वर्क का हो जाता है यूनिट। वर्क इज इक्वल टू वाट इनटू सेकंड। ठीक है, इसका मकसद है कि वर्क का यूनिट जो होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क कैन आल्सो बी रिटन एज प्रोडक्ट of unit of power and unit of time। ठीक है, टाइम और पावर के यूनिट की प्रोडक्ट जो होगी वो वर्क के यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, अब यहां से मुख्तलिफ यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे वाट डे, डे टाइम का यूनिट है, वाट, ठीक है, वाट आवर, ठीक है, इस तरह हो सकता है। ठीक है, और वाट ईयर भी इसका हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज है जो पावर और टाइम की प्रोडक्ट जो होगी वो वर्क का यूनिट होगा। और यहीं से एक यूनिट आता है, यहीं से आता है किलो वाट आवर। ठीक है, ये किलो वाट आवर, देखिए किलो प्रीफिक्स है, किलो कोई यूनिट नहीं है। किलो का मकसद है 1000। वाट किसका यूनिट है, वाट है पावर का यूनिट। और आवर किसका है, आवर जो होता है ये यूनिट है टाइम का। इसका मकसद है किलोवाट आवर किसका यूनिट हो जाएगा, किलोवाट आवर वर्क का या एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट जो होगा, यूनिट हो जाएगा एनर्जी का या वर्क का। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा, इसको प्रैक्टिकल यूनिट कहा जाता है। किलोवाट आवर प्रैक्टिकल यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और आप पे करते हो बिजली के अंदर, वो इसे पे करते हो। नोट, किलोवाट आवर इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट है। देखिए, एक होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मकसद है ऐसा यूनिट जो कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल हो। प्रैक्टिकल यूनिट का मकसद हो ऐसा यूनिट जो एसआई यूनिट नहीं है, एसआई सिस्टम का ऐसा नहीं है, लेकिन वो यूनिट आम जिंदगी के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो ऐसे यूनिट को प्रैक्टिकल यूनिट कहा जाएगा। और बिजली के अंदर प्रैक्टिकल यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिजली के अंदर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं यूनिट, के इतने यूनिट बिजली का बिल आया है, 100 यूनिट है, 200 यूनिट है, 10 यूनिट है। तो एक यूनिट जो होता है उसका मकसद होता है 1 किलोवाट आवर। जब हम बिजली खपाते हैं 1 किलोवाट आवर एनर्जी इलेक्ट्रिकल हम खपाते हैं, तो हम एक यूनिट बिल देते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर बिजली के अंदर आप लिख सकते हैं इस तरह से, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट के। ठीक है, एक यूनिट जो हम कहते हैं। और आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो 10 पावर 3 वाट।
जूल पर सेकंड आवर 3.6 10 पावर 3 सेकंड्स, सेकंड में जाएगा तो 1 किलो, ठीक है। किलो 10 पावर 3 ये होगा 1 × 3.6 10 पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10 पावर 6 जूल। इतनी अगर बिजली हम कंज्यूम करते हैं तो उसका बिल देते हैं, ये जो भी यूनिट की कीमत है 20 रुपए हो 25 रुपए हो जो भी हो, तो ये हम इतनी एनर्जी जब कंज्यूम करते हैं तो उसका बिल इतना देते हैं, ठीक है। और इतनी बिजली अगर आप जनरेटर को इस्तेमाल करके पैदा करो तो कम से कम 200-300 के अंदर इतनी बिजली पैदा होगी, जिसका बिल हम 15-20 रुपए देके रेडियां करते हैं कि बिजली महंगी है। आप देखें डेटा के हिसाब से 3.6 10 पावर 6 जूल अगर किसी और जरिए से हम पैदा करें तो 300-400 रुपए के अंदर ये हमें एक यूनिट पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है, ये एक यूनिट जो प्रैक्टिकल यूनिट कहा जाता है बिजली के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसका आम कॉमन नेम जो होता है वो यूनिट होता है, ठीक है। और पावर के और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे पावर के एपीएस यूनिट होता है, फुट पाउंड पर सेकंड वगैरह मुख्तलिफ यूनिट्स लिखे हुए, ये याद रखने हैं बेटा आपको। और हार्स पावर होता है, हार्स पावर जो होता है 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। और उसकी डेफिनेशन भी आपके बुक के अंदर लिखी हुई है, एसटीपी के अंदर और केपी और इनके अंदर भी लिखी हुई है, तो आप उसको याद रखिएगा कि इसकी जो है वो कितनी जो है वो मकसद या मतलब होता है, ठीक है बेटा। तो ये हुआ हमारे पास पावर के, पावर क्या होता है या पावर किसको कहा जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होता है एनर्जी का, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है बेटा कि एनर्जी क्या है। देखिए बेटा, एनर्जी एक ऐसी चीज है जो जिसकी अपनी आप कह सकते हैं कि कोई डेफिनेशन नहीं है। एनर्जी की, एनर्जी क्या है या एनर्जी कौन सी चीज है, इसको तो आप नहीं कह सकते, लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि एनर्जी क्या कर सकती है। देखिए, एनर्जी की डेफिनेशन में क्या कहा गया है, एनर्जी की डेफिनेशन के अंदर ये नहीं कहा गया कि एनर्जी क्या है, ठीक है। लेकिन एनर्जी की डेफिनेशन के अंदर यही कहा गया है कि एनर्जी क्या कर सकती है। तो एनर्जी एक ऐसा टर्म है जिसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, और ना ही इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन है भी सही कि एनर्जी क्या है। लेकिन हमें ये पता है कि एनर्जी क्या कर सकती है, और डेफिनेशन के अंदर भी हम ये नहीं पढ़ते कि एनर्जी क्या है, हम ये पढ़ते हैं एनर्जी क्या कर सकती है। तो एनर्जी का मकसद होता है एबिलिटी और इफिशिएंसी टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एनर्जी, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो चीज कितना वर्क कर सकती है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और वो ये है कि एनर्जी का मकसद है एबिलिटी टू डू वर्क। अगर एनर्जी होगी तो बॉडी वर्क कर सकती है, और वर्क विदाउट फोर्स पॉसिबल नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। इसका मकसद है जिस बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी उस बॉडी के अंदर फोर्स लगाने की एबिलिटी भी नहीं होगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एनर्जी का मकसद ये होता है कि एबिलिटी और इफिशिएंसी टू डू वर्क, कि काम करने की सलाहियत, कितना काम कोई बॉडी कर सकती, कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये एनर्जी है। और एनर्जी को मेयर करने का तरीका भी यही है। जैसे फॉर एग्जांपल वेट होता है, वेट क्या होता है, वेट जब आप किसी भी रस्सी के अंदर बांधते हो तो वेट उसके अंदर टेंशन पैदा करता है, और उसी टेंशन से आप उसको मेयर करते हो, ठीक है। मेयरमेंट का एक उसूल होता है, एक रूल होता है, किसी तरीके के ऊपर मेयरमेंट की जाती है कि वेट क्या पैदा करता है, टेंशन पैदा करता है। और वेट को मेयर किससे किया जाता है, टेंशन से। आप देखें टेम्परेचर स्केल के अंदर, थर्मामीटर के अंदर,
जो टेम्परेचर होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन देता है, लिक्विड के अंदर वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, और कितना वॉल्यूम एक्सपेंड होता है उससे हम टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाती है। तो मेजरमेंट हमेशा किसी प्रॉपर्टी से की जाती है जो चीज पैदा करती है। टेम्परेचर हीट सप्लाइड एक्सपेंशन पैदा करता है, एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी से उसको टेम्परेचर को मेयर किया जाता है। वेट टेंशन पैदा करता है और टेंशन से वेट को मेयर किया जाता है। एनर्जी का मकसद होता है इफिशिएंसी और एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क काम करने की सलाह। तो कोई बॉडी कितना वर्क कर सकती है उससे मेयर किया जाता है एनर्जी को। ठीक है, तो एनर्जी का मतलब या मकसद क्या होता है, एबिलिटी और एफिशिएंसी। एनर्जी की अपनी डेफिनेशन नहीं है, हमें ये नहीं पता एनर्जी है ऐसी क्या चीज होती है जो एनर्जी बनती है बॉडी के अंदर, लेकिन हमें ये तो पता है कि वो क्या कर सकती है, इसलिए हम इसको डिफाइन ही उसी सेंस में करते हैं कि एनर्जी क्या कर सकती है। तो हम इसको करते हैं कि एनर्जी का मकसद होता है एबिलिटी टू डू वर्क या एफिशिएंसी टू डू वर्क कर ले आप। ठीक है, एफिशिएंसी टू डू वर्क, एबिलिटी और एफिशिएंसी टू डू वर्क। बोले मोबाइल उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जो है वो एनर्जी। और मेजरमेंट कैसे होती है, ठीक है, मेजरमेंट किसी भी एनर्जी की, ठीक है, ये बहुत ही जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा कि एनर्जी इज मेयर्ड फ्रॉम वर्क डन बाय बॉडी। एनर्जी को इस बात से मेयर किया जाता है कि कोई बॉडी कितना वर्क कर सकती है, ज्यादा कर सकती है ज्यादा एनर्जी होगी, कम कर सकती है कम एनर्जी होगी। तो ये बातें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स कितने हैं एनर्जी के। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो एनर्जीज आती है, एक काइनेटिक एनर्जी आती है और दूसरी आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने यहाँ पे जो भी पढ़नी है वो पढ़नी है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हमारे पास दो चीजें आती है, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर एक आती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एक कौन सी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। देखिए कोई भी बॉडी जो मूव करती है, मूविंग बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है। देखिए मैंने एक बात आपको आज ही बताई है कि जिस चीज के अंदर एनर्जी होगी वो वर्क कर सकती है, और जो चीज वर्क करेगी मींस वो फोर्स लगाने की सलाहियत रखती है। तो मूविंग बॉडी फोर्स लगाने की सलाहियत रखती है। अगर इस तरह से कोई चीज किसी को मारो, जब उसको लगेगी तो उसको वो फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो मूविंग बॉडी के अंदर ये सलाहियत होती है, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हो, चाहे वो रोटेटरी मोशन के अंदर हो, चाहे वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हो। तो मूविंग बॉडी के अंदर ये एबिलिटी या एफिशिएंसी होती है कि वो फोर्स लगा के किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सकती है, तो मींस वो वर्क कर सकती है। ऐसा नहीं कि फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करे, जरूरी नहीं है, फोर्स लगा सकती है, मकसद उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, एबिलिटी वर्क करने की सलाहियत है, फिर वो वर्क हो ना वो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर फोर्स लगाई उसने, फोर्स लगाने की सलाहियत है उसके अंदर, मींस उसके अंदर एनर्जी है, सिंपल सी बात। तो एबिलिटी जो जो वर्क का मकसद ये होता है, मूविंग बॉडी की जो प्रॉपर्टी ये क्यों आती है बॉडी के अंदर, मूव करने की वजह। जैसे ये बॉडी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है, अब इसके अंदर तो एबिलिटी नहीं है कि खामखा फोर्स लगाती फिर किसी चीज के ऊपर, लेकिन जब ये इस तरह से मैं थ्रो करूंगा, इसको मूव करवाऊंगा, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाए। क्यों आती है, मोशन की वजह से आती है। मींस मोशन की वजह से बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि मूविंग बॉडी किसी और चीज के ऊपर फोर्स लगा सकती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है
कि एनर्जी possessed by body due to virtue of its motion, फिर वो कोई भी मोशन हो, एनी मोशन हो, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी, लीनियर, कोई भी हो, किसी भी कोई भी मोशन होगी उसके अंदर, ये बॉडी के अंदर इफिशिएंसी या एबिलिटी होगी, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी को आप कह सकते हैं कि एनर्जी possessed by body due to virtue of its motion is called kinetic energy। ठीक है, अब ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब किसी भी बॉडी की आप काइनेटिक एनर्जी मूविंग की मेयर करना चाहें, ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये मोशन की एनर्जी है। अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो उसके पास एनर्जी नहीं होगी। तो क्या आपको लगता है कि इसका मोमेंटम के साथ कोई रिलेशन बन रहा है? क्योंकि मोमेंटम भी मोशन की प्रॉपर्टी है, काइनेटिक एनर्जी भी मोशन की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है। मोमेंटम विदाउट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विदाउट मोमेंटम जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है अगर बॉडी के अंदर होगी तो मोमेंटम होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं होगा। अगर मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर मोमेंटम नहीं है काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का हम करते हैं फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कौन सा है। ठीक है, अब फार्मूला में ड्राइव नहीं करता, खामखा डेरिवेशन के अंदर नहीं जाते, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि आपके बुक के अंदर ये किया हुआ है कि यहां से आप इसको इनिशियल एनर्जी देते हो V। ठीक है, अब ये बॉडी इस तरह से अपने आप को लिफ्ट करती है अगेंस्ट ग्रेविटी। अब इसने लिफ्ट अगेंस्ट ग्रेविटी क्यों किया, ये फोर्स के खिलाफ क्यों गई? इसलिए गई क्योंकि आपने इसको एनर्जी दी। अगर आप इसको एनर्जी नहीं देते तो ये अगेंस्ट अपने आप को लिफ्ट नहीं करती। इसको एनर्जी, इनिशियल एनर्जी किसने दी? इसको इनिशियल एनर्जी आपने दी। अगर हम नहीं देंगे तो ये अपने आप को लिफ्ट नहीं करेगी। ये लिफ्ट क्यों कर रही है? ये लिफ्ट इसलिए कर रही है क्योंकि आपने एनर्जी दी उसको, एनर्जी को ये इस्तेमाल कर रही है बॉडी। अब बॉडी आ गई यहाँ पे, इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मींस इसने टोटल अपनी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर दी। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो आपको पता है कि इस बॉडी ने वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी। इसका मकसद है जैसे ये हाइट पे पहुंचेगी तो इसकी रेस्ट में आ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, मींस इसने पूरी अपनी एनर्जी बेचारी के पास जो भी थी बॉडी के पास, उसने एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में खत्म कर दी। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि कोई भी बॉडी ज्यादा से ज्यादा कितना वर्क कर सकती है। कोई भी बॉडी ज्यादा से ज्यादा उतना वर्क कर सकती है जितनी उसके पास इनिशियल एनर्जी होगी। अगर इस बॉडी के पास इनिशियल एनर्जी 20 जूल है तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी 20 जूल वर्क करेगी। अगर इसके पास 30 जूल है तो ये अगेंस्ट 30 जूल करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं लिखता हूं यहाँ पे कि नोट total work done by body equal to initial काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और यहाँ पे आपको पता है वर्क किसके बराबर हो जाता है? ठीक है, ये आप यहां से कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है हमने किया है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का सबब बनता है। ठीक है, निगेटिव। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा निगेटिव
और वर्क होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू mgh। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में mgh के बराबर। और ये वर्क किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, मींस mgh। मींस यहाँ पे जो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर हो जाएगी mgh के बराबर हो जाएगी। अब आप इसकी हाइट निकालें, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन माइनस 2g इज इक्वल टू हो जाएगा h। अगर इसको सॉल्व करोगे तो h हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। यहाँ पे रखें इक्वेशन 1 के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mg v स्क्वायर अपॉन 2g, g में कैंसल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है। देखिए इस फार्मूले को हमने ड्राइव किस बुनियाद पे किया है, बहुत दिमाग खोल के सुनिएगा ये बात। हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के सेंस में, और फार्मूले के अंदर ग्रेविटी की कोई भी टर्म नहीं आई, न जी आई न कुछ आया। इसका मकसद है ये हमने फार्मूला किया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, बट ये फार्मूला हर मूविंग बॉडी के लिए वैलिड है क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी का कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं हुआ। मींस ये जनरल फार्मूला बन गया। किसी भी मूविंग बॉडी के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी कोई भी मुझे साई सर सर थोड़ा टोन अप करो। तो देखिए, तो आप कह सकते हैं कि ये फार्मूला जो है ये किस बुनियाद पे आया है? ये फार्मूला आया है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बुनियाद पे, लेकिन ये फार्मूले के अंदर ग्रेविटी का कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसका मकसद ये है कि ये जनरल फार्मूला होता है, रोटेशन के लिए भी, वाइब्रेशन किसी के लिए भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन फर्क ये होगा कि वेलोसिटी को चेंज कर ले। जब ट्रांसलेटरी मोशन है डायरेक्ट हाफ mv स्क्वायर, जब रोटेटरी मोशन है v इज इक्वल टू r ओमेगा रख ले जैसे हमने सर्कुलर मोशन के अंदर रखा था। वाइब्रेटरी मोशन है वहां पे v का फार्मूला होता है इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रेडिकल x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रख ले। जो भी वेलोसिटी का फार्मूला कंसर्न्ड मोशन के साथ होता है वो रख ले, जनरल फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी टोटल किसी बॉडी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है इनिशियल के अंदर। कभी कभी ये होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी वर्क में नहीं जाती, सम पार्ट जाता है सम पार्ट नहीं जाता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दो बॉडीज कोलाइड करती है वो टोटल रेस्ट में नहीं आती। अगर टोटल रेस्ट में आएंगी मींस टोटल वर्क चला गया काइनेटिक वर्क। लेकिन अगर सम पार्ट चेंज होता है तो उस सेंस में आप ये भी कह सकते हैं। एक और बात भी आप कह सकते हैं कि ये है, अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सपोज करें ये बॉडी है, इसके पास 10 जूल एनर्जी है। ये बॉडी किसी चीज से टकराती है, फाइनली ये रेस्ट में आ जाती है, तो ये होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क इज इक्वल टू 10 जूल। लेकिन एक और बात भी होती है, वर्क ये खाली है वर्क डन बाय बॉडी इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल एक बॉडी जा रही है, इसके पास 20 जूल एनर्जी है, किसी चीज से टकराती है और इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल और इसके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल बन जाती है 15 जूल। इसका मकसद है इस बॉडी ने वर्क कितना किया? इस बॉडी ने जो वर्क किया वो वर्क हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल होगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बड़ी से छोटी स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 20 माइनस 15, तो वर्क हो जाएगा 5 जूल।
तो अगर कोई भी बॉडी है उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती तो फिर आप कहोगे चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और टोटल वर्क जो होता है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी कल करेंगे, आज